Assalamualaikum everyone. I welcome you all to the Grow Big School online classes. And today I am going to start our lesson number 3 from Hindi Vyakaran, and the name of the lesson is शब्द रचना। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो जिसका नाम है शब्द रचना, और ये है पार्ट नंबर 3। ओके, सो लेसन नंबर 3 शब्द रचना। शब्द रचना का मतलब होता है वर्ड कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स कि शब्द किस तरीके से बनते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा कि इस चैप्टर के थ्रू आपको क्या समझाया जा रहा है, किस तरीके से शब्दों का निर्माण होता है, किस तरीके से शब्दों की रचना होती है, कैसे वो बनते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट आप हेडिंग देख रहे हैं उपसर्ग। ठीक है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है प्रीफिक्स, मीन्स शब्दों से पहले लगने वाले। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्या होते हैं उपसर्ग। कुछ शब्द देखिए, ये आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाएगा कि क्या होते हैं उपसर्ग। जैसे सु प्लस पुत्र, क्या बन रहा है? सुपुत्र। वी प्लस योग, वियोग। आ प्लस काल, अकाल। अन प्लस पढ़, अनपढ़। ओके, तो आपने देखा ये रेड जो हाईलाइटेड जो आपको कुछ शब्दांश दिख रहे हैं, मीन्स शब्द का अंश दिख रहा है या शब्द का कुछ हिस्सा दिख रहा है, उन्हें ही हम उपसर्ग बोलते हैं। आपने देखा कि पुत्र में सु, काल में आ, योग में वी और पढ़ में अन पहले जुड़कर एक नया शब्द बन गया। पहले पुत्र था, है ना, पुत्र का मीनिंग बेटा होता है, लेकिन इसके साथ सु जुड़ने से एक हमारा नया वर्ड, एक नया शब्द तैयार हो गया, सुपुत्र। और इसका मतलब होता है अच्छा पुत्र, है ना, अच्छा बेटा इसका मतलब होता है। तो उपसर्ग क्या हुए? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के साथ शुरू में जुड़ जाते हैं और उसे एक नया अर्थ देते हैं, एक नया मीनिंग उसको देते हैं। सु, वी, आ, अन का अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये शब्दांश है। देखिए, इनका अगर हम देखें, सु का, वी का, अन का, आ का, तो इनका अपना कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग इनका नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये शब्दांश है। मीन्स शब्द का सिर्फ एक हिस्सा है ना, शब्द तो नहीं है, ये सिर्फ शब्द का क्या है, एक हिस्सा है। लेकिन शब्द में अगर ये जुड़ जाते हैं तो ये शब्द को क्या देते हैं, एक नया अर्थ देते हैं। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब देखिए, इसकी यहाँ पर परिभाषा दी गई है उपसर्ग की, उसे देखते हैं। कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, इस तरह के शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कुछ शब्दांश मीन्स शब्द का अंश या फिर उसका भाग, है ना, वो क्या होता है, शब्द के साथ जुड़ जाता है और उसको एक नया अर्थ देता है, एक नया मीनिंग देता है। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम उपसर्ग बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ओके, कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं। देखिए, आपको ये कि टेबल के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। उपसर्ग देखिए आप कौन कौन से हैं, आ, अध, अन, उप, कु, प्र, भी, स, सु, वे। ये सारे उपसर्ग हैं। इनका आपको अर्थ बताया जाएगा और उनका एग्जाम्पल या उदाहरण भी बताया जाएगा कि इससे क्या शब्द बनता है। जैसे आ का मतलब होता है निषेध, मतलब नहीं के सेंस में आता है, ये मना करने के सेंस में भी आता है। जैसे अकाल। ठीक है, काल का मतलब तो क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। ठीक है, अकाल का मतलब अगर हम देखें तो मतलब जैसे अच्छा समय नहीं चल रहा। जैसे आप देखते हैं कभी कभी भोजन की कमी हो जाती है ना, भूखमरी हो जाती है, जिसे हम स्टार्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा समय नहीं चल रहा होता है, इसलिए उसे ऐसा बोलते हैं। या फिर पानी की कमी हो जाती है ना, कहते हैं ना अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ये भी आपने सुना होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पर पानी की कमी हो गई है, पानी नहीं है, इसलिए वहाँ अकाल पड़ गया है ना, मतलब वहाँ का समय भी सही नहीं चल रहा, इसलिए ये सारी परेशानियां आ रही हैं। ठीक है, अभाव, आप कह सकते हैं अछूत, है ना। अछूत क्या होता है, जिसे छूने को मना किया जाए, है ना। और चौथा हमारा है अथा।
तो जिसका जो अथा है हमारा शब्द, उसका मीनिंग होता है, अगर हम इसमें देखें अथा में था को देखें पहले, था आकटंडा और हा, इसका मतलब होता है अत्यंत गहरा, है ना, बहुत ज़्यादा गहरा, ये आप कह सकते हैं, हद भी इसे हम कह सकते हैं। तो अथा का मतलब हो गया कि जिसकी गहराई न नापी जा सके या जिसकी कोई हद ना हो। ओके, तो देखिए मना करने के सेंस में ही आया ना, ये जो हमारा क्या है, उपसर्ग है। अब दूसरा है हमारा अध। अध का मतलब होता है, अध का क्या अर्थ है, आधा। अब देखिए अध जला मीन्स आधा जला, अध खिला आधा खिला, अध कचरा मीन्स आधा कचरा। ओके, अन, अन का मतलब यहाँ पर दिया गया है अभाव से, या आप ये भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा अभाव का मतलब है, वो क्या है, अभाव का मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे बुरा के सेंस में भी आता है, ये नहीं के सेंस में भी आता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, अनहोनी। अनहोनी का क्या मतलब होता है, जैसे कुछ बुरा हो गया हो। होनी का मतलब तो होता है ना जो एक्सपेक्टेड है, या फिर कुछ अच्छा होने वाला है, उसको हम बोलते हैं। और अगर हम बोलते हैं अनहोनी हो गई, इट मीन्स कुछ बुरा हो गया है। ठीक है, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनजान जो कुछ ना जानता हो, अनंत जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है उप। उप का मतलब हम करते हैं, उप का अगर हम मैं अर्थ देखूं तो उसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, क्या मतलब होता है उसका, छोटा होता है। जैसे इसके उदाहरण अगर हम देखें तो पहला है हमारा उपवन, है ना, मीन्स छोटा वन, या छोटा जंगल कह सकते हैं आप, छोटा बगीचा कह सकते हैं। ओके, उपनाम। उपनाम अगर हम देखें तो छोटा नाम, या फिर कभी कभी हम देखते हैं ना कि कोई नाम आपका एक रख दिया जाता है ना, छोटा सा, वही आपको प्यार में बुलाकर बुलाती है मम्मी, जैसे स्कूल का नाम आपका कुछ और हो, है ना, और घर पर आपको कुछ और नाम लेकर पुकारते हो। ठीक है, तो उसे ही हम ये कह सकते हैं। ठीक है, कोई छोटा नाम। उपमंत्री मीन्स कोई छोटा मंत्री। ठीक है, एक मतलब जैसे कोई बड़ा मंत्री है ना, और उपमंत्री कौन हो गया, उसके नीचे पोस्ट वाला जो हो गया वो। ठीक है, उपग्रह मीन्स कोई छोटा ग्रह। ठीक है, अब देखिए फिर है हमारा कु। कु का मतलब होता है, बुरा के सेंस में कु आता है। जैसे कुपुत्र मीन्स बुरा पुत्र या बुरा बेटा। कुयोग मीन्स बुरा योग। कुपात्र मीन्स जी, कुपात्र मीन्स होता है कि जो कुछ पाने के लिए योग्य ना हो या उसे डिजर्व ना करता हो। ठीक है, कुख्यात का मतलब होता है बदनाम, जैसे जिसका कोई, इट मीन्स जैसे बदनाम का आप मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे जिसके लोग बुराई करते हैं, है ना, उसे तो बोलते हैं ना कि ये बदनाम है, मीन्स लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, वो बुरा आदमी है। ठीक है, तो कुख्यात का मतलब क्या हो गया, बदनाम। प्र प्र का मतलब क्या होता है, अधिक मीन्स ज्यादा। जैसे प्रबल मतलब ज्यादा बल वाला, ज्यादा ताकत वाला। प्रयोग, प्रलय, है ना, प्रलय बाढ़ को कहते हैं, मीन्स जिन आपने देखा है ना कि कितना ज्यादा पानी पानी हो जाता है जब बाढ़ आती है, तो उसे ही हम बोलते हैं। प्रसिद्ध मीन्स जो ज्यादा मशहूर हो, उसे ही बोलते हैं। वी, वी का मतलब देखें अगर हम तो विशेष होता है और अलगाव होता है। तो ये जो हमारा वी था उसका अर्थ है विशेष या फिर अलगाव। ठीक है, विशेष इसमें देखिए बहुत सारे मीनिंग इसके होते हैं, जैसे कि विशिष्ट, है ना, जैसे विशेषता युक्त, विशेषता अगर किसी की बताई जा रही है। या भिन्न भी होता है, मतलब बिल्कुल अलग, या हीनता, असमानता के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग जो है अर्थ है। अब देखिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले विनय, है ना, विनय का मतलब क्या होता है, विनय का मतलब होता है, तो विनय का मतलब था जैसे किसी के व्यवहार में आपने देखा होगा कोमलता होती है या नम्रता होती है ना, उसे हम बोलते हैं विनय। तो ये क्या हो गया, भी विशेषता की तरह इस्तेमाल हो गया, किसी की विशेषता ये बता रहा है ये शब्द। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें विदेश। विदेश का मतलब यहाँ पर देखिए अपने देश से अलग, तो यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है मीनिंग,
भिन्न वाला, है ना, अलग वाला, अपने देश से अलग, जिसे आप कहते हैं ना विदेश चले गए या फॉरेन चले गए, है ना, तो उसे हम बोलते हैं विकार। विकार के मीनिंग अगर हम देखें तो व्याकरण की अगर मैं आपको बताऊं तो व्याकरण में ये होता है जैसे कि किसी भी शब्द के रूप में अगर कोई परिवर्तन आता है या बदलाव आता है तो उसे हम बोलते हैं विकार, है ना। विपक्ष, विपक्ष का मतलब होता है जैसे किसी का पक्ष में ना होना या अपोजिशन में होना, उसे हम बोलते हैं। विमल का मतलब होता है साफ, है ना, जिसके अंदर कोई मैल ना हो, उसे हम बोलते हैं। विक्रय का मतलब होता है देखिए क्रय, अगर जो इसमें क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है मतलब पैसे लेकर उस चीज को बेचना, ओके, सेल करना। तो ये सारे जो उदाहरण थे ये सब बता रहे थे क्या, वी का अर्थ बता रहे थे, जिसका अर्थ है विशेष या फिर अलगाव। अलगाव का मतलब अलग रहने के सेंस में, ठीक है, अलग करने के सेंस में आता है। अब नेक्स्ट इसमें उपसर्ग है सा। सा का मतलब जो होता है वो अच्छा के सेंस में आता है ना, और साथ के सेंस में भी आता है। जैसे सहित लिखा है ना यहाँ पे, तो सहित का मतलब होता है साथ। जैसे सपूत मीन्स अच्छा पूत या अच्छा बेटा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सजल, तो सजल का मतलब होता है जल के साथ या जल से युक्त, मीन्स जिसमें जल हो, पानी हो, ठीक है। सजीव का मीन्स जीवन के साथ या जो जीवित हो, जिंदा हो, उसको हम बोलते हैं। सहित का मतलब जैसे आपने अभी देखा अर्थ में भी सहित लिखा हुआ है, सहित का मतलब होता है के साथ, है ना, जिसे इंक्लूड करके, शामिल करके, उसे हम बोलते हैं। ये शामिल करना या किसी चीज को, उसे हम कहते हैं सहित, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सु। सु का अर्थ है श्रेष्ठ या फिर अच्छा, है ना। जैसे कि आप देखिए सुपात्र, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर एक था हमारा कुपात्र, है ना, और अब है सुपात्र। तो मैंने आपको कुपात्र का मीनिंग ये बताया था कि जो किसी को पाने के योग्य ही ना हो, मीन्स जो उसे डिजर्व ही ना करता हो। तो सुपात्र का मीनिंग क्या हो गया, जो किसी चीज को पाने के योग्य हो, मीन्स उस चीज को डिजर्व करता हो, उसे हम बोलते हैं। सुपुत्र मीन्स अच्छा पुत्र या अच्छा बेटा। सुशील मीन्स, तो सुशील का मतलब होता है अच्छे आचरण वाला या अच्छे बिहेवियर वाला इंसान, ठीक है। सुगम का मतलब होता है आसान या फिर सरल आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है इसमें हमारा बे। बे का अर्थ है बिना, ठीक है। जैसे बेगुनाह मीन्स बिना किसी, मतलब जैसे जिसने कोई गुनाह ना किया हो। बेईमान, जिसका मतलब है बिना ईमान के या जिसका कोई ईमान ना हो। बेहोश मीन्स जिसे कोई होश ना हो या बिना होश के, ठीक है। तो ये हमारे उपसर्ग थे जिसमें सबको आपको उसके अर्थ भी बताए गए और उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाया गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे उपसर्ग। देखिए नेक्स्ट है इसमें प्रत्यय। प्रत्यय का मीनिंग होता है सफिक्स, मीन्स बाद में लगने वाले शब्दांश, ठीक है। तो आप कुछ शब्द देखिए इसमें, सुंदर प्लस ता सुंदरता, बैठ प्लस ई बैठी, सो प्लस ना सोना, पढ़ प्लस कर पढ़कर, ठीक है। ये सारे हाईलाइटेड वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं लाइक ता ना ई कर, है ना, ये सारे क्या हैं, प्रत्यय हैं, मीन्स सफिक्स हैं, जो शब्द के आखिर में जुड़ रहे हैं और उनको एक नया अर्थ दे रहे हैं। अब देखिए इसके नीचे जो लिख रहा है उसे रीड करते हैं। आपने देखा कि सुंदर में ता, सो में ना, बैठ में ई और पढ़ में कर अंत में जुड़े तो एक नया शब्द बन गया, है ना। सुंदर में आपने ता को इंक्लूड करा तो क्या बन गया, सुंदरता बन गया। सो में प्लस किया आपने क्या, ना, तो सोना बन गया। तो ता ना ई कर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये भी उपसर्ग की तरह शब्दांश है ना। ये मैंने आपको पहले अभी उपसर्ग में भी बताया था कि इनका, क्योंकि ये तो शब्दों के भाग है ना, एक शब्द का एक सिर्फ एक अंश है, पूरा शब्द तो नहीं है ना ये, तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर ये शब्द के साथ जोड़ दिया जाए तो वो इसे एक नया मीनिंग दे देता है, नया अर्थ दे देता है, ठीक है। तो यही इसमें लिखी है नेक्स्ट लाइन कि लेकिन शब्द के अंत में जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं, ओके। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय। कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर
उसको नया अर्थ देते हैं, इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा दी गई है आपको प्रत्यय की, जो आपको लर्न भी करनी है कि कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं, शब्दों के ऐसे भाग होते हैं जो शब्द के आखिर में जुड़ते हैं और उनको एक नया मीनिंग, नया अर्थ देते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय बोलते हैं। देखिए कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं। अब आपको ऐसी ही प्रत्यय की भी एक लिस्ट दे रखी है और इसके उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये समझिए। प्रत्यय कौन कौन से हैं? आ, ई, कर, ना, आई, एक, कार, इला, पन, वान, लू। ये सारे प्रत्यय हैं जो शब्दों के आखिर में जुड़ते हैं और उन्हें एक नया अर्थ देते हैं। जैसे कि आ को देखिए, अगर हम आ का उदाहरण देखिए, सूखा, भूला, देखा, सोचा, है ना, आखिर में लग रहे हैं लेकिन एक नया वर्ड दे रहे हैं, नया मीनिंग दे रहे हैं। सूखा मीन्स जैसे ड्रॉट, भूला जैसे आपको याद नहीं आ रहा कुछ, फॉरगेट जिसे बोलते हैं हम, देखा है ना, कोई चीज आपने देखी, सोचा मीन्स देखा, है ना, और फिर लास्ट हमारा इसमें सोचा। अब देखिए ई के प्रत्यय के उदाहरण आपको दिए गए, खुशी, बोली और खुड़की। कर के दे रखे हैं, देखकर, उठकर, पढ़कर। ना के दे रखे हैं, सोना, जागना, उठना। आई के दे रखे हैं, बुराई, मिठाई, चतुराई। इक के दे रखे हैं, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। कार के दे रखे हैं, कलाकार, चित्रकार। तो धार्मिक का मतलब इसमें होता है कि धर्म को मानने वाला या उसकी प्रैक्टिस करने वाला। सामाजिक मीन्स होता है सोशल, मीन्स जो जैसे समाज से जुड़ा रहता है, या जैसे हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं। ऐतिहासिक का मीनिंग होता है कि हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें है कार, जैसे कि कलाकार जिसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। चित्रकार मीन्स पेंटर। साहित्यकार मीन्स जैसे जो कोई साहित्य लिखता हो, लिटरेचर को भी हम कैसे, जैसे कोई लिटरेचर लिखता है, लिटरेचर में आपने देखा होगा कि, तो लिटरेचर में आपने देखा होगा कि पोइट वगैरह होते हैं, है ना, कवि जिन्हें हम बोलते हैं, जो कविता लिखते हैं, तो उन्हें ही हम बोलते हैं साहित्यकार। ईला जैसे बर्फीला, रसीला, गर्वीला। पन बचपन, लड़कपन, अपनापन। फिर है वान, जैसे गाड़ीवान, कोचवान, धनवान। और लास्ट है इसमें लू, जैसे दयालु, कृपालु और श्रद्धालु। ठीक है, तो ये कुछ प्रत्यय आपको बताए गए जिनका आपको उदाहरण भी दिया गया। अब देखिए लास्ट इसमें हमारा बचा है कुछ और शब्द, देखिए जैसे दिन और रात। क्या बना? दिन रात। ठीक है, सिर्फ और की जगह क्या लग गया? एक डैश लग गया। घोड़ों की दौड़ मीन्स घुड़दौड़। हार या जीत, हार जीत। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। धन से हीन, धनहीन। तो आपने देखा कि यहाँ दो शब्द मिल रहे हैं और एक नया शब्द बना रहे हैं। तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सामासिक शब्द इन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो देखिए हम जान गए इस चैप्टर के थ्रू आपको क्या पता चला है, वो आप देखिए। पॉइंट नंबर 1 इसमें है, शब्द के शुरू में जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग होता है। ओके, जो शब्द के शुरू में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश होता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय, मीन्स सफिक्स जिसे हम बोलते हैं। दो शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? समासिक शब्द बनाते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।